बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए फ़िज़िक्स बाय HRK के सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कंसीडर टू डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 मीटर एंड 4 मीटर, शो हाउ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स मे बी कंबाइंड टू गेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 7 मीटर, 1 मीटर एंड 5 मीटर। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, एक 3 मीटर का है, एक 4 मीटर का। हमने इन दोनों को यूज़ करते हुए तीन आंसर्स निकालने हैं कि जब उनका रिजल्टेंट 7 मीटर आए, 1 मीटर आए या 5 मीटर आए। इस क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके। अगर हम फिज़िक्स बाय HRK को देखें तो उसमें जो मेथड इस्तेमाल किया गया है वो है लॉ ऑफ कोसाइंस का, जबकि अगर हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स के लिहाज से, यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स बाय यंग फ्रीडमैन, उसमें इस क्वेश्चन को वेक्टर अलजेब्रा के ज़रिए हल किया गया है। तो हम इस क्वेश्चन को दोनों मेथड्स के ज़रिए हल करते हैं। फर्स्ट हमारा मेथड है वेक्टर अलजेब्रा के लिहाज से। तो वेक्टर अलजेब्रा में क्या होता है कि हम दो वेक्टर्स को आपस में जब ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट हम उन्हीं में से निकाल लेते होते हैं। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन D1 एंड D2 आर इन सेम डायरेक्शन। ये जो दो वेक्टर्स हैं, एक को हमने D1 का नाम दे दिया 3 मीटर और दूसरा D2 जो है उसे हमने 4 मीटर का नाम दिया हुआ है। अगर हम इनको यूज़ करें इन द सेम डायरेक्शन, तो जब हम सेम डायरेक्शन में रखते हैं, अगर हम इनकी फिगर्स ड्रा करें तो D1 अगर हम पहले लिखें उसके साथ ही हम D2 को ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों का जो रिज़ल्टेंट आएगा वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो ये जो ऊपर लाइन है R वाली, ये उनका रिज़ल्टेंट कहलाता है। और जब मैथमेटिक्स की फॉर्म में हम लिखते हैं तो जब सेम डायरेक्शन में होंगे हम सिंपली उनको ऐड कर देते हैं। तो D1 प्लस D2, D1 3 है, D2 जो है वो 4 है, तो रिज़ल्टेंट आ जाएगा 7 मीटर। यानी 7 मीटर लाने के लिए हम दोनों वेक्टर्स को 3 मीटर को और 4 मीटर को आपस में सिंपली ऐड कर देते हैं और वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, उनके दरमियान एंगल जो है वो 0 होता है। सेकंड केस है व्हेन D1 एंड D2 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कि ये जो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर और 4 मीटर, अगर इनकी डायरेक्शन जो है एक दूसरे से अपोजिट हो, तो अगर हम इनको ड्रा करें, अब जो D2 है उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, D1 की वैल्यू थोड़ी सी कम है। हम D2 को पहले लिख लेते हैं और उसके ऊपर ही देखें हम D1 को उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ड्रा कर देते हैं। अब ड्रा करने के बाद जो रिज़ल्टेंट आएगा वो रिज़ल्टेंट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, उसे हमने ये रेड लाइन के ज़रिए शो किया हुआ है। अब यहाँ पर जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एक तरफ जो वैल्यू ज़्यादा है उसमें से जो वैल्यू कम है हम उसे माइनस कर देंगे, तो हमारा रिज़ल्टेंट R निकल आएगा। और ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, इनके दरमियान एंगल कितना है 180 का। तो हम लिखेंगे D2 माइनस D1, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे। तो बड़ी वैल्यू 4 थी, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 मीटर, रिज़ल्टेंट आ जाएगा 1 मीटर। केस 3 में अगर हम देखें तो व्हेन D1 एंड D2 आर परपेंडिकुलर, जब दोनों जो वेक्टर्स हैं वो 3 मीटर एंड 4 मीटर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, उनके दरमियान एंगल आएगा 90 डिग्री का। और जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स को हम सॉल्व करते हैं, हमने जो सिंगल मैग्नीट्यूड R निकालनी होती है, उसमें हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं, हम दोनों की मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर लेके उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब एक की वैल्यू 3 है, एक की वैल्यू 4 है, दोनों का स्क्वायर लिया 25, उसका अंडर रूट लिया तो 5 मीटर। तो हमने तीन मेथड्स यूज़ करते हुए, एक हमें 7 मीटर चाहिए था, एक हमें 1 मीटर चाहिए था, एक 5, तो 7 भी आ गया, 1 भी आ गया, 5 मीटर भी हमने यहाँ से निकाल लिया हुआ है। अब जो सेकंड मेथड है उसी क्वेश्चन को दोबारा से हमने सॉल्व करना है, लेकिन हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइंस। अब लॉ ऑफ कोसाइंस का जो फार्मूला है वो है C² इक्वल्स टू A² प्लस B² माइनस 2AB कॉज ऑफ थीटा। इसमें क्या है कि हम एक ट्राइंगल को यूज़ करते हैं और ट्राइंगल को यूज़ करते हुए हम उनके दरमियान किसी भी दो साइड्स के दरमियान जो एंगल थीटा है वो भी मालूम कर सकते हैं, या हम कोई भी एक रिस्पेक्टिव साइड जो हमें मालूम ना हो, हम दो साइड्स को यूज़ करते हुए और एंगल को यूज़ करते हुए वो साइड यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ कोसाइंस का एक और फ़ायदा ये भी है कि अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन है तो हम उन दो वेक्टर्स को यूज़ करते हुए थर्ड जो वेक्टर है उसकी वैल्यू हम वहाँ से निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम करेंगे। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं, आर्बिट्रेरी सी ट्राइंगल्स हैं, हम A और B को नाम दे देंगे D1 D2 का, और जो रिज़ल्टेंट आएगा वो यहाँ पर जो C है हम C की जगह R यूज़ कर लेंगे। तो C की जगह हम लिखेंगे R², बाकी जो वैल्यूज़ हैं A² प्लस B² माइनस 2AB कॉज ऑफ थीटा, ये वैसे की वैसे रहेंगी। अब इसमें फ़र्स्ट केस हम देखते हैं, जो फर्स्ट हमने निकालना था रिज़ल्टेंट, हम 7 मीटर निकालना चाह रहे हैं। अब जो 7 मीटर है वहाँ पर
अब ए को हम नाम दे देते हैं D1 ए का 3 मीटर और D2 हम नाम देते हैं बी का 4 मीटर। यानी हमने D1 और D2 को ए बी की फॉर्म में लिख लिया और सी को हमने आर की फॉर्म में लिखा। हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे, आर की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 7 मीटर, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा 7 स्क्वायर। ए स्क्वायर जो है ये D1 है तो 3 का स्क्वायर, और D2 जो है ये B था तो ये 4 का स्क्वायर, -2 ए की जगह 3 और बी की जगह 4 आ जाएगा, और काज ऑफ थीटा 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 9 + 16 25, माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, -24 काज ऑफ थीटा। अब ये जो वैल्यू है 25 की, अगर हम इसको इस तरफ ले आएँ तो 49 -25 इक्वल आ जाएगा -24 काज ऑफ थीटा के। अब 49 में से 25 निकाले 24, तो 24 इक्वल आएगा -24 काज ऑफ थीटा। 24 इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो ये आपस में 24 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ -1। अब हमें थीटा चाहिए, काज थीटा नहीं चाहिए, तो काज जब उस तरफ जाएगा वो हो जाएगा काज इन्वर्स ऑफ -1, और -1 का जो काज इन्वर्स है वो होता है 180 के इक्वल। अब ये तो इसकी थी मैथमेटिक्स। अब इसको ग्राफिकली देखते हैं कि इसका मतलब क्या था। फ़र्ज़ करें हमें कोई भी एक ट्रायंगल गिवन हो, आर्बिट्रेरी एक ट्रायंगल गिवन है, उसकी 3 साइड्स हैं, एक ए है, एक बी है, तीसरी सी है जिसे हमने आर का नाम दिया हुआ है। अब हमारे गिवन केस के लिहाज से थीटा हमारा आ रहा है 180। अब ये जो थीटा है ये इसका ए और बी साइड्स के दरमियान आपस में थीटा आ रहा है, तो ये 180 कब होगा, जब यही जो है लाइन यहाँ से हम इसको शिफ्ट करेंगे, ऐसे शिफ्ट करते करते इस तरह से आ जाएंगे। तो अगर हम ए को वैसे ही ड्रा करें यहाँ पे, और ये जो लाइन बी है, लाइन बी को हम शिफ्ट करते करते 180 तक ले आएँ, तो ये ए भी आ गया और ये बी भी आ गया, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना आ जाएगा 180 का। और जब इसका रिजल्टेंट हम लेंगे, यानी ये जो आर है वो आर भी क्या हो जाएगा इसी एक लाइन के ऊपर, तो ये सिंगल लाइन रिजल्टेंट सी की हमने यहाँ पे शो कर दिया। यानी जब एंगल हमारा आ रहा है 180, उस वक़्त ए और बी ये दोनों आपस में क्या होंगे, इनके दरमियान एंगल आएगा 180 का, और दोनों एक ही साइड पे डायरेक्शन शो कर रहे होते हैं, और उनका रिजल्टेंट भी क्या आता है उसी ही एक डायरेक्शन के अंदर। रिज़ल्ट हम निकालेंगे बोथ ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, ए और बी जो हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में शो कर रहे हैं। सेकंड केस है फॉर आर इक्वल्स टू 1 मीटर, जब हमने रिजल्टेंट 1 मीटर निकालना हो उस वक्त क्या होगा, D1 को हम दोबारा से ए का नाम दे रहे हैं, D2 को हम 4 मीटर ये बी का नाम दे रहे हैं, आर की जगह हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, वही फार्मूला दोबारा से यूज़ हो रहा है। ए जो है वो 3 रहेगा, 4 जो है वो बी 4 रहेगा। यहाँ पर हम जब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 आपस में हो जाएंगे 25, -24 काज ऑफ थीटा। अब ये जो 25 है इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो 1 - 25 इक्वल्स टू -24 काज ऑफ थीटा, -24 इक्वल्स टू -24 काज ऑफ थीटा। तो -24 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ 1। अब हमें काज थीटा नहीं चाहिए, सिर्फ थीटा चाहिए, तो हम काज को उस तरफ ले जाते हैं, काज इन्वर्स ऑफ 1, और काज इन्वर्स 1 जो है वो होता है 0 डिग्री के इक्वल। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली अगर हम आर्बिट्रेरी ड्रा करें, जैसे हमने पहले ड्रा की थी, ए इस तरफ कर लिया, बी इस तरफ कर लिया, उनके दरमियान एंगल थीटा है और यहाँ पे रिजल्टेंट आर है। लेकिन इस केस में अगर हम बी को नीचे लिख लें, ए को ऊपर की तरफ लिख लें, वो हमने क्यों लिखा है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर हम बी को नीचे की तरफ शो कर लें, ए को ऊपर की तरफ शो कर लें, फिर भी ये रिजल्टेंट आर आ जाएगा। अगर हम इसके एंगल्स अब देखें, अब एंगल जो हमारा आया है वो कितना है 0 डिग्री। अब ये जो एंगल है ये इन दो वेक्टर्स का आपस में एंगल है। अब ये 0 डिग्री कब होगा कि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन यहाँ से बिल्कुल इस तरफ आ जाएगी, या ये वाली जो लाइन है वो बिल्कुल इस तरह से आते आते नीचे, तब उनका आपस में एंगल कितना आ जाएगा 0 डिग्री का। अब जब हम इनको ड्रा करेंगे, अगर हम नीचे वाली जो लाइन बी है उस लाइन बी को हम मुकम्मल ड्रा करें, यहाँ पर मैंने उसका बी लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्या होगा, ये वाली जो लाइन ए है, ये लाइन ए हम उसके ऊपर ऐसे ये ब्लू कलर में हम ड्रा कर देते हैं। अब जो रिजल्टेंट आर आएगा वो रिजल्टेंट आर क्या आएगा, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल था वो था 0 डिग्री। 0 डिग्री के लिहाज से हम जब इस
ट्रायंगल को देखते हैं तो ट्रायंगल का 0 डिग्री का तब आता है जब हम ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है इसको हम बिल्कुल पहली लाइन के ऊपर ले आते हैं। तो जब ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगी तो दोनों का आपस में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का। जब हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये अगर नीचे वाली लाइन बी हो तो बी के ऊपर जब ये वाली लाइन ए आएगी तो बिल्कुल उसके ऊपर सीधी आ जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ से लेके यहाँ तक उसे हमने ए से लिखा हुआ है, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक बाकी बच जाएगी वो हमारा रिजल्टेंट होगा, जिसे हम सी के साथ या आर के साथ लिखते हैं। तो हम रिज़ल्ट निकालेंगे कि हमारा रिजल्टेंट आर 1 मीटर तब आता है जब ए एंड बी आर इन अपोजिट और एंटी पैरेलल। अब एक वेक्टर हमारा इस तरफ था, दूसरा वेक्टर हमारा इस तरफ है, तो वो उनको हम अपोजिट वेक्टर्स भी कहते हैं या एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं। अब जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, हमने मालूम करना है रिजल्टेंट 5 मीटर, और D1 जो है वो 3 मीटर है, D2 जो है वो 4 मीटर है। दोबारा से हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, R की जगह 5 लिखेंगे, बाकी A की जगह हम 3 लिखेंगे, B की जगह 4 लिखेंगे, वही दोबारा से प्रोसीजर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और इन दोनों को मिला के आ जाएगा 25। 25 में से 25 निकालेंगे, यहाँ पे आंसर आएगा 0 और इधर आ रहा है -24 cos ऑफ थीटा। अब 0 बाय -24 ये भी रिज़ल्ट आ जाएगा 0। तो हमें cos थीटा नहीं चाहिए, थीटा चाहिए, तो हम cos उधर लेके जाएंगे, cos इन्वर्स ऑफ 0, और cos इन्वर्स ऑफ 0 होता है 90 डिग्री। अब जो हमारा एंगल आया वो है 90 डिग्री, यानी जो दोनों वेक्टर्स हैं A एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अगर हम आर्बिट्रेरी दोबारा से उसको देखें तो ये साइड A, ये B और ये C, जिसे हमने रिजल्टेंट R का नाम दिया हुआ है, तो A और B के दरमियान अब जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है, एंगल आ रहा है, वो कितना है, 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री आएगा तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो कितना आ जाएगा, 5 मीटर। अब दोनों में 2 मेथड्स के ज़रिए हमने इसको हल किया। पहला मेथड था लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा मेथड था लॉ ऑफ कोसाइंस। लॉ ऑफ कोसाइंस में जो एंगल हम यूज़ करते हैं वो एंगल हम ये जो मिड वाला एंगल है, ये वाला एंगल यूज़ करते हैं। तो इसमें जब एक वेक्टर भी इस तरफ है, दूसरा भी इसी तरफ है, तो ये जो एंगल है ये एंगल 180 हो जाता है। जबकि वेक्टर अलजेब्रा के अंदर अगर एक वेक्टर इस तरफ है, दूसरा भी इस तरफ है, तो उनके दरमियान एंगल कितना होता है, 0। इस फ़र्क को हमने याद रखना है कि जब भी हम लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करेंगे उस वक्त जो एंगल होगा वो 2 वेक्टर्स का आपस में एंगल आएगा। जबकि अगर हम इसी को वेक्टर अलजेब्रा के ज़रिए देखते हैं तो अगर एक वेक्टर A इस तरफ है, B भी इस तरफ है, उनका एंगल 0 होता है। लेकिन अगर हम कोसाइंस लॉ को देखें तो उसमें अगर एक वेक्टर इधर है, दूसरा भी इधर है, तो ये जो एंगल है ये एंगल कितना आ जाता है, 180। इस डिफरेंस को हमने हमेशा याद रखना है। सेकंड जो केस था उसमें क्या था कि हमारा एक वेक्टर अगर इस तरफ है, दूसरा बिल्कुल इसके अपोजिट है, लॉ ऑफ कोसाइंस के अंदर उनका जो आपस का एंगल है वो कितना आता है, 0। लेकिन अगर हम देखते हैं वेक्टर्स के केस में अगर एक वेक्टर इधर हो, दूसरा वेक्टर उसके बिल्कुल अपोजिट हो, तो उनके जरिए हम एंगल यूज़ करते हैं 180 का। ये जो थर्ड केस था एंगल का, ये दोनों में सेम है, जब उनके दरमियान एंगल 90 हो, चाहे हम वेक्टर अलजेब्रा यूज़ करें चाहे हम लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करें, तो यहाँ पे एंगल 90 का 90 ये दोनों में सेम रहता है। जबकि एंगल 0 और 180 ये लॉ ऑफ कोसाइंस में और वेक्टर अलजेब्रा में एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का हमने हमेशा ध्यान रखना होता है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में दोबारा से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।